तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, तो मिट्टी के बारे में हमने इन डिटेल बात बता दिए थे। ठीक है, आज जो है जंगल के बारे में बताएंगे, फॉरेस्ट के बारे में। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। कुछ देर की खामोशी फिर सो आएगी, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगी। ठीक है, तो अच्छा होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिखते चलिएगा। ठीक है, तो सीधा मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। ठीक है, आपका क्लास में स्वागत है। ठीक है, चलिए भूगोल आपका जियोग्राफी में हेडिंग लगाइएगा क्या, जंगल के बारे में, मिट्टी के बारे में इन डिटेल बात हमने बता दिया था। मिट्टी का मतलब सॉइल की जब नदियां पहाड़ों से होकर के निकलती है तो अपने रास्ते में आने वाले जितने चट्टान है उसको तोड़ देती है, फिर साथ लेकर के चलती है, मलबे को इकट्ठा कर देती है। जहां मलबे का इकट्ठा करेगी तो वही क्या कहलाएगा, मिट्टी कहलाएगा। अध्ययन पेडोलॉजी होता है, इसका हॉरिजॉन्टल लेयर होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। उसके बाद में जितने सारे आपका लेयर होते हैं वह सॉइल प्रोफाइल बनाता है। उसके बाद में मिट्टी जो है टोटल कितने तरह के होता है, तो भारत में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो भोपाल में केंद्र खोला है वह कहा कि भारत में मिट्टी 8 प्रकार के होता है। जलोढ़ मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया, मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी हो गया, दलदली मिट्टी हो गया, और एक और छूट रहा है, दूसरा और क्या हो जाएगा, तो आपको हमने बता दिया था। ठीक है, शायद से हमने बताया था दलदली मिट्टी, कछारीय मिट्टी, यह सब बात हमने बता दिए थे। और अमेरिका के रिसर्च के अनुसार जो है मिट्टी 11 तरह के होता है, यह इन डिटेल हमने बात बता दिए थे। जलोढ़ मिट्टी जो है वह खेती के लिए आज अच्छा माना जाता है, जबकि लाल मिट्टी से क्या होता है, खनिज बाहर निकलता है। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, मसाले की खेती केरल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ईंट का निर्माण लेटेराइट मिट्टी से होता है। और उसके बाद में काली मिट्टी में कपास होती है। यही सब सवाल ज्यादातर पूछता है। तो चलिए आज हेडिंग लगा लीजिएगा जंगल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट भारत में जो है ना कितना फॉरेस्ट है, तो भारत में 6 तरह के आपका फॉरेस्ट है। ठीक है, 6 तरह के जंगल जो है ना, भारत नहीं पूरा हम दुनिया की बात बोलता हूं। ठीक है, कि धरती पर 6 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। लिखो इसके प्रकार कितने हैं। तो जंगल का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों का एक साथ समूह, कई सारे पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, उसी को तो हम लोग जंगल बोलेंगे। ठीक है, तो धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर 6 प्रकार के जंगल है। ठीक है, 6 प्रकार के क्या है, जंगल है। सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूं जी। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर 6 प्रकार के जंगल है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्या, सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन क्या है, तो सदाबहार वन कहने का अर्थ होता है कि वैसा वन जहां पर वर्षा जो है ना 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, वहां की वन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्तियां पेड़ पौधे ज्यादा निकलते हैं, जिसके कारण यहाँ जो है ना घना जंगल बन जाता है। और घना जंगल बनने के कारण क्या होते हैं, स्पेस कम होता है, तो बड़े जीव जंतु निवास नहीं करते हैं। और यह जहां कहां देखने को मिलता है, तो विषुवत रेखा पर देखने को ज्यादा मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अंडमान निकोबार को देख लीजिए। ठीक है, तो सदाबहार वन क्या है, तो सदाबहार वन होता है कि वैसा वन जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, यहां वर्षा कितना होगा, यहां वर्षा मेरे दोस्त, यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक होगी तो होगे क्या, यहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होगा, पेड़ पौधे की उत्पत्ति ज्यादा, पेड़ पौधों की उत्पत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उत्पत्ति ज्यादा से क्या हो जाएगा, यहाँ के पेड़ पौधे जो है ना वह पतला होंगे। उत्पत्ति ज्यादा होगा, समझो बात को कि पेड़ पौधों के फैलाव के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन जगह रहेगा ही नहीं, तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, स्पेस कम रहेगा, नीचे जगह कम रहेंगे, तो बड़े जीव जंतु जो है ना, जंगली जानवर, वह निवास नहीं करेंगे। तो क्या सदाबहार वन में बड़े जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो ना मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, तो नोट में बात लिखते चलो, जो इंपॉर्टेंट बात है वही बात हम लिखेंगे, आप कहानी सुनते चलिए। बड़े जीव जंतु का निवास कम। ठीक है, बड़े जीव जंतु होता ही नहीं है, बड़े जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किस वन में जी, तो सदाबहार वन में। समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद 21% जो है ना, सबसे ज्यादा सदाबहार वन से ही 21% ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है आपकी ब्राजील, अमेजोन का जंगल। ठीक है, अमेजोन का जंगल जो है ना, कहा जाता है कि यह क्या है, पृथ्वी का फेफड़ा है ब्राजील में, और 21% ऑक्सीजन का अकेले सप्लाई आता है ब्राजील से। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो एग्जाम्पल में लिख लो आपका अंडमान निकोबार, विषुवत रेखा पर ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद में ब्राजील का अमेजोन जंगल, ब्राजील का क्या हो गया, अमेजोन जंगल हो गया। ठीक है,
अमेजोन जंगल में जो है ना एक कहानी बताएं। अमेजोन जंगल में जाओगे ना तो आपको बताते हैं कि यहाँ तो जलीय जीव, जलीय जंतु, जो जलीय बोल रहे हैं जी, जंगल में जो है ना आपका जीव जंतु तो है ही, यहाँ पर एक चींटी पाया जाता है स्पेशल कैटेगरी का, जिसको बुलेट एंट बोलते हैं। और यह यदि एंट काट लेता है चींटी ना, तो लगता है ना कि गोली मारा हुआ है कोई, उतना दर्द करता है। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार ब्राजील का अमेजोन जंगल यह 21% जो है ना अकेले क्या करता है, सप्लाई देता है ऑक्सीजन का पूरे दुनिया का। ठीक है, उसके बाद और लिखोगे नोट में बात, तो लिखिए यहाँ पर कि विषुवत रेखा पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। लिखो, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, रीजन समझो। जियोग्राफी है तो समझना पड़ेगा। विषुवत रेखा पर सदाबहार वन इसलिए पाया जाता है कि विषुवत रेखा का मतलब 180 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, एकदम सीधा यह वाला जो है 180, यही तो विषुवत रेखा है। बारिश होगी कि नहीं तो पूरा का पूरा जो है ना कहां पर जाएगा, यह विषुवत रेखा पर जाएगा। और विषुवत रेखा पर जितना बारिश होगी, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, और पेड़ पौधे ज्यादा होगा तो यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होने से जंगली जीव का निवास भी ज्यादा हो, लेकिन बड़े जीव जंतु का निवास नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है कि विषुवत रेखा पर यह वन जो है ज्यादा देखने को मिलती है। कहां पर, तो एग्जांपल में हमने बता दिया अंडमान निकोबार, उसके बाद में एकमात्र याद रखेगा ब्राजील का एकमात्र अमेजोन जंगल जो 21% ऑक्सीजन को देता है। इस वन में जो है ना एग्जांपल में कुछ लकड़ी जो है ना वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ की लकड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका महोग वन। ठीक है, इस वन की क्या है, फेमस लकड़ी है आबनूस। ठीक है, आबनूस हो गया, यह सब क्या है, ये लकड़ी है। लकड़ी का क्या है, यह कैटेगरी है। उसके बाद में आयरन वुड लिख लो, आयरन वुड हो गया। उसके बाद में रोज वुड हो गया, यह सब लकड़ी का नाम है जी। महत्वपूर्ण लकड़ी इस वन के, महत्वपूर्ण लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी इस वन के है। ये सब टॉपिक आसान है जी, इस वन के है। उसके बाद में सदाबहार वन के बाद दूसरा लिख लीजिए क्या, आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी को पतझड़ वन भी बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा जी, 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों टेम्परेचर कम है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ के टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, इसी को लिख जो पतझड़ वन। समझ में आई बात। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यह क्या है, तो यह दूसरका आपको बताते हैं वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में हो, वहां की वन जो है ना क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कहलाएगा। जैसे कि नीम का पौधा, शीशम का पौधा। ठीक है, यह सब क्या है, महुआ, यह सब क्या है, तो यह सब जो है ना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है। यह मौसम के अनुसार क्या करता है, अपना पत्ता को झाड़ देता है। ठीक है, नीम का पौधा को देख लीजिएगा कि अभी जो है ना अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में, जनरली मार्च अप्रैल के महीने में नीम के जो पेड़ होते हैं ना वह क्या करते हैं, अपना पत्ता को गिरा देते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना उसको ज्यादा चाहिए और गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलेगा, और पानी की मैक्सिमम खपत जो है ना वह पत्ते से ही होता है। इसलिए पत्ता को क्या करता है, पेड़ पौधा झाड़ देता है, गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिल पाती है। और जैसे ही आता है कि नहीं आपका सावन का मौसम, तो उसके बाद में लहलहाने लगता है, हरा हरा पत्ता निकलता है। ठीक है, महिलाओं को देखोगे तो सावन में हरा हरा चूड़ी पहनेगी। ठीक है, भगवान शंकर को जो है ना जी खुश करने के लिए। ठीक है, चलिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर मेरे दोस्त 25 डिग्री सेल्सियस होंगे। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और एग्जाम्पल में लिख लीजिए कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल में आपका तो महुआ, शीशम, नीम, यह सब किसका एग्जाम्पल है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती का। सीधा लड़का से पूछोगे तो बता देगा कि वन है, सब एक के है, सब अलग अलग हो जाएगा जी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, तो लिखो यहाँ पर महुआ हो गया, नीम हो गया। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में महुआ हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, सागवान हो गया। समझ में आई बात, खाली पलंग ही थोड़ी बनता है सागवान का, और कुछ भी बनता है।
सागवान ईटीसी। नोट में बात लिखोगे कि बंदूक के पीछे का जो बेंत होता है ना, वह किस लकड़ी का बना होता है, तो सागवान का बना होता है। और सागवान की खासियत बताते हैं कि जैसे जैसे यह पुराना होगा ना, तो यह इसमें क्या आने लगेंगे, चमक आने लगेगा जी, बहुत ज्यादा चमकता है सागवान। और यह सागवान जो है ना महंगा भी आती है, ठीक है। तो बंदूक के पीछे का जो बेंत होता है वह किस लकड़ी का बना होता है, सागवान का बना होता है। लिखे, नोट में लिखो, लिखना है तो बंदूक के पीछे, बंदूक के पीछे का बेंत, का बेंत, बेंत तो होगा जी, बेंत सागवान का बना होता है, सागवान का बना होता है। उसके बाद में पहला दूसरा का लिख लो, जो बैट है ना, बल्ला जिससे खिलाड़ी खेलता है, वह किस लकड़ी से बनाया जाता है, बिल्लो की लकड़ी से। तो हम खाली लिख देता हूं बल्ला, और बल्ला का मतलब होता है बैट, और यह किस लकड़ी से बनाया जाता है, तो बिल्लो की लकड़ी से बनाया जाता है। तीसरा का, माचिस किस लकड़ी से बनाया जाता है, पॉपुलर लकड़ी से बनाया जाता है। लिखते चलो, माचिस के ऊपर जो है ना रेड फास्फोरस लगाया जाता है, ठीक है। तो माचिस के ऊपर किस फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास 9 10th में पढ़े होंगे ना कि माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बिया से रगड़ा जाता है। तो क्यों, तो रगड़ने से घर्षण बल होगा, और घर्षण बल से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और वही रेड फास्फोरस क्या करेगा, जला देगा। यही कारण है ना कि माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बिया से रगड़ा जाता है, ठीक है। माचिस यह किससे बनता है, तो पॉपुलर लकड़ी, पॉपुलर लकड़ी का ही नाम है जी। उसके बाद में चौथा अगला लिख लीजिए, बंदूक हो गया, बल्ला हो गया, माचिस हो गया, और कुछ छूट रहा है, बोलो। नाव, नाव जो है ना किस लकड़ी से बनाया जाता है, जनरली दलदली वन के क्षेत्र के लकड़ी से बनाया जाता है। नाव की जो लकड़ी है ना, अभी नहीं लिखेंगे। माचिस हो गया, बल्ला हो गया, बंदूक हो गया, यह सब किससे बनाया जाता है, तो लकड़ी हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगला लिख लीजिए क्या, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है। लिखो यहां पर क्या है, तो यह जो है ना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, अब जो है ना उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है। यहां पर वर्षा कितना होगी, तो यहां पर वर्षा होगा आपका 70 से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहां वर्षा कैसा होगा, तो यहां वर्षा जो है ना वह 70 से 100 सेंटीमीटर तक होगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कितना आ जाएगी, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षा कितना होगा, यहां पर वर्षा होगा 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है ना 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, तो यहाँ सखुआ, ठीक है, सखुआ लकड़ी हो गया। उसके बाद में पीपल हो गया, पीपल हो गया, और बरगद हो गया, ठीक है। यह सब क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। जबकि महुआ, नीम, शीशम, सागवान यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है, और वहां पर शुष्क पर्णपाती है। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो सखुआ हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया। उसके बाद में एक नोट में बात लिखो कि क्या आपका उष्ण कटिबंधीय, और उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती और सदाबहार वन को मानसून वन भी कहा जाता है। लिख दें, ये तीनों को मानसून वन कहा जाता है, मानसून वन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह मानसून के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अभी बताए ना हो कि यहाँ पर शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन में कि जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपना पत्तियां गिरा देंगे, और सावन का महीना आएगा तो लहलहाने लगेगा, हरियर हरियर, ठीक है। तो वही तो बात बताएं कि जो है ना मानसून वन है। उसके बाद में चौथा आपका अगला लिख लीजिए, पर्वतीय वन, ठीक है। पर्वतीय वन क्या होता है, तो पर्वतीय वन होता है वैसा वन जो पर्वत पर होता है, ठीक है। धरातल से 2500 मीटर ऊंचा पर जो वन होगा ना, वही कहलाएगा आपका पर्वतीय वन, ठीक है। लिखो पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय, यही ना जी, पर्वतीय ऐसे होगा, पर्वतीय वन, ठीक है। पर्वतीय वन क्या होता है, तो वैसा वन जो धरातल से 2500 मीटर ऊंचा पर हो, उसी को बोलते हैं पर्वतीय वन। धरातल से, धरातल मतलब पृथ्वी से, धरातल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो, वही क्या कहलाएगा, आपका पर्वतीय वन कहलाएगा। उसके बाद
और लिखो पर्वतीय वन के बाद यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण वन होता है टुंड्रा एंड टैगरा, ठीक है, प्रदेश होता है जी, जिसके कारण यहाँ के जो वन होते हैं ना वह शंकुधारी हो जाता है, अल्पाइन वृक्ष होता है। लिखे हम एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अल्पाइन वृक्ष। क्रिसमस ट्री देखे हो कैसा होता है, यह सब पर्वतीय वन में आते हैं। अल्पाइन, अल्पाइन वृक्ष हो गया, यह कैसा है तो इसकी आकार जो है ना वह शंकुकार हो जाता है, नहीं तो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, शंकु के आकार का नहीं तो त्रिभुज के आकार का। आकार मतलब होता है शेप, आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार सब धन 22 पसेरी नहीं कर देना है जी, देख रहे हो वन की अलग अलग कैटेगरी आ रहा है, पूछ देगा कि बताओ पीपल जो है ना किस में आएगा, 4 गो ऑप्शन दे दोगे तो पते नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से समझिए। आकार हो गया त्रिभुजाकार, उसके बाद में नहीं तो शंकुकार, कौन के आकार का, शंकुकार, ठीक है। यहाँ जो है ना टुंड्रा एंड टैगरा प्रदेश, ठीक है, टुंड्रा एवं टैगरा प्रदेश जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ गिरेगा ना तो कौन धारी रहेगा या आपका ट्रेंगुलर रहेगा, तो पूरा बर्फ जो है ना पेड़ के ऊपर से सीधा स्लाइड करके वह नीचे आ जाएंगे, तो पेड़ पौधे यहाँ के कैसे हो जाते हैं, त्रिभुजाकार हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रदेश को क्या बोला जाएगा, टुंड्रा एवं टैगरा प्रदेश, ठीक है। लिखो टुंड्रा, टुंड्रा एवं टैगरा प्रदेश बोला जाएगा, टैगरा प्रदेश। टुंड्रा एवं टैगरा क्या है जी, तो टुंड्रा एवं टैगरा जो है ना पर्वतीय वन जो होते हैं ना, इस प्रदेश को बोला जाता है टुंड्रा एवं टैगरा। और यहाँ पर क्या है, जो वन होगे वह कैसा होगा, तो यह जो है ना शंकुधारी होगा और नहीं तो त्रिभुजाकार होगा। ऐसा इसका शेप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरेंगे, बर्फ जब पेड़ के ऊपर गिरेगा कि नहीं तो शंकुधार होगा, तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा स्लाइड करके, त्रिभुजाकार भी होगा तो स्लाइड करके यह क्या हो जाएंगे, नीचा हो जाएंगे। अल्पाइन वृक्ष आकार जो है ना वह त्रिभुजाकार हो गया, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना पर्वतीय वन के बाद अगला लिख लीजिए क्या, 4 के बाद 5 नंबर, 5 में लिख लीजिए मरुस्थलीय वन, ठीक है, मिटा दे। 6 को हम बताए ना, पृथ्वी के धरातल पर 6 प्रकार के वन है, जंगल है, जंगल मत लिखो, वन जो है ना यहाँ 6 प्रकार के क्या है, वन है। पृथ्वी के धरातल पर 6 प्रकार के क्या है, वन है। और यही वन जो है ना कई सारे वन मिल करके क्या बना देंगे, जंगल बना देंगे। मिटा दे, बोलिए। अमेजोन का जंगल जो है ना यह क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है जी, पृथ्वी का लंग्स किस जंगल को कहा जाता है, तो अमेजोन के जंगल को कहा जाता है। 4 गो वन बता दिए, अब की 5वां वन बता रहे हैं। कोई कोई कहेगा कि हमको पता है वृंदावन, ठीक है, वृंदावन बनाने लगेगा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परीक्षा में हो जाएगा जय। अगला हेडिंग लगा लीजिए मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन क्या होता है, वैसा वन जो मरुस्थल में पाया जाता हो, राजस्थान हो गया, गुजरात के क्षेत्र कच्छ किरण, यहाँ पर जो वृक्ष पाया जाएगा पौधे, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट जो है ना कम होगा। सदाबहार वन की हाइट भी कम हो जाएगी, स्पेस नहीं रहेगा तो कहाँ से यह डेवलप करेगा, हाइट बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगला 5वां ना मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन क्या है, तो मरुस्थलीय वन होता है कि वैसा जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, 50 सेंटीमीटर तक एवरेज लेकर के चलो। यहाँ पर वर्षा कितना होगा, तो वर्षा होगा 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, लगभग लगभग। तो यहाँ के मिट्टी क्या हो जाएंगे, वह रेतीले हो जाएंगे। और यहाँ के पौधा कैसा हो जाएगा, तो पौधा जो है ना वह कंटीले हो जाएंगे, पेड़ पौधे में पत्तियां रहेगी ही नहीं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कैक्टस प्लांट और नागफनी का पौधा, ठीक है। एग्जाम्पल में नागफनी का पौधा, नागफनी पौधा, और उसके बाद में कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट, यहां से सवाल ई नहीं पूछता है, सवाल पूछता है ना कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को क्या बोला जाता है, जीरोफाइट्स, ठीक है। रेगिस्तान पानी में उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, उगने वाला पौधा को जीरोफाइट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जीरोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थलीय वन कहाँ पर, तो एग्जाम्पल में राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रण, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है जी, सर्कल गुजरात। पूर्वी बिंदु कौन है आपका, तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का ब्लागो। ऊपर में कौन है, लेह लद्दाख। और नीचा में जो है ना आपका कौन सा, तो नीचा में जो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। समझ में आ रही बात, इंद्रावती भी कोई कोई बोलता है, ठीक है। चलिए, तो यह राजस्थान हो गया, उसके बाद में गुजरात हो गया, गुजरात। यह क्या है, मरुस्थलीय वन। और 6ठा लिख लीजिए क्या आपका, दलदली वन, दलदली।
कल जो है ना तोड़े थे क्या आपका मिट्टी के बारे में ऑपरेशन किए थे, आज जो है वन के बारे में ऑपरेशन कर रहे हैं। दलदली वन क्या होता है? वैसा वन जो कछार के पास पाए जाते हैं उसी को दलदली वन कहते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा तो ह्यूमरस जो है ना वह कम होगी और यहाँ के लकड़ी क्या होंगे? मजबूत होंगे। हम वुड की बात बोल रहे हैं, लकड़ी की, लड़की की बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो दलदली वन वैसा वन जो समुद्र किनारे पाए जाते हैं, समुद्र किनारे पाए जाते हैं। इसका देखो एक बेनिफिट बताता हूं इस वन का ना, कि लकड़ी जो है ना वह बहुत मजबूत होगा। लकड़ी बहुत मजबूत है, लकड़ी जो है वह क्या होता है? यह बहुत मजबूत होता है, ठीक है। वैसा वन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, लकड़ी जो है ना वह बहुत मजबूत होता है। एक बच्चा हमसे पूछा था ना कि बीड़ी जो है ना वह किससे पत्ते से बनता है? तो बीड़ी जो है ना वह तेंदू के पत्ते से बनता है। और खैर होता है, तो खैर से क्या बनता है? तो खैर से जो है ना जो पान खाए वाला कथा होता है ना वह खैर के पत्ते से बनता है, ठीक है। लिखना है तो लिख लेना, ये सब सवाल नहीं पूछेगा। वैसा वन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, लकड़ी बहुत मजबूत होता है। और लकड़ी जब मजबूत होता है ना तो नाव इसी वन के लकड़ी से बनाए होते हैं, ठीक है। नाव इस वन के लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मजबूत होता है, इसमें ह्यूमरस का अभाव होता है, ठीक है। ह्यूमस का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा? तो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ठीक है। वन लिखो, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो। वो वृंदावन हम बोल रहे हैं जी, अलग है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बोलिए सुंदरवन, दलदली वन, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, पृथ्वी पर जो है ना क्या चाहिए? 33% वन लगाने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। पृथ्वी पर जो है आपका 33% वन की होना आवश्यक है, लेकिन यह 33% वन जो है ना 70 से 80%, 33% का 70 से 80% वन जो है ना वह पर्वत पर लगाए होते हैं, जबकि 20 से 30% वन जो है ना वह लगाए जाते हैं सड़क किनारे, ठीक है। समझ में आ रही है? तो लिखो धरातल पर कितना परसेंट पेड़ की आवश्यकता होती है। देखते हो ना कि वृक्ष रोपण करे, ठीक है, पौधा लगाए, शहर को प्रदूषण मुक्त बनाए, तो इसके लिए जो है ना प्लांट लगाया जाता है। तो पृथ्वी के धरातल पर कितना पेड़ पौधे की आवश्यकता होती है? तो यह 33% होता है। लिखो नोट में डाल करके कि धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर 33% वन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, इस 33% में क्या है? 70 से 80% वन जो है ना कहाँ होता है? पर्वत पर, पर्वत के ऊपर होता है, पर्वत के ऊपर। और जो बचा हुआ हो गया कितना? 20 से 30%, ठीक है। याद 70 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 80 रहेगा तो 20 होगा। अरे भाई इतना तो मैथमेटिक्स पता ही होगा। पर्वत के ऊपर, और 20 से 30% जो है ना यह कहाँ होता है? सड़क के किनारे, ठीक है, सड़क के किनारे, ठीक है, यह वन होता है। और इस वन को लगाने के लिए जो है ना उत्साहित करना होता है। किसको? तो गवर्नमेंट जो है ना वह उत्साहित करती है लोग को, अपने थोड़ी गवर्नमेंट आएगी लगाने, ठीक है। तो होता है क्या? वन लगाने के लिए प्रेरणा दिया जाता है, जिसमें एक आता है सामाजिक वन की। लिखो, वन लगाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। वन लगाने के लिए लोगों को प्रेरणा दी जाती है, जिसमें सबसे पहला हो गया आपका सामाजिक वानिकी क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी होता है, इसमें लोगों को बोला जाता है ना, गवर्नमेंट कहती है कि सब अपना यदि खाली जगह है ना उसमें पेड़ लगा दे, ठीक है। तो इसमें लोगों को उत्साहित किया जाता है पेड़ लगाने के लिए, इसी को बोला जाता है सामाजिक वानिकी। लोगों को उत्साहित किया जाता है पेड़ लगाने के लिए, उत्साहित किया जाता है अपने भूमि पर पेड़ लगाने के लिए, अपने भूमि पर पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक वानिकी के बाद सामुदायिक वानिकी।
सामुदायिक वानिकी, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट कहती है ना, लोगों को उत्साहित करती है कि जाओ और रोड पर क्या करो, रोड के दोनों किनारे लगा दो वृक्ष को, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पैसा भी देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट लाती है सामुदायिक वानिकी में, और लोगों को क्या किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि रोड के दोनों किनारे क्या करे, वृक्ष को लगाए, ठीक है। एक व्यक्ति है ना तो कम से कम एक वृक्ष जरूर रोप दे, ठीक है, एक पौधा को रोपे। यदि आप जाइएगा ना तो क्या करिएगा, ऑक्सीजन दे करके जाइएगा, मतलब आप रहिएगा भी तो फिर बेनिफिट कराइए, और उसके बाद चल भी जाइएगा ना तो बेनिफिट कराइए, ठीक है। समझ रहे हो, सामुदायिक वानिकी। इसमें गवर्नमेंट GOVERNMENT, इसमें एक बार जो है ना जी स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी पूछा हुआ है, ढेर बच्चा गवर्नमेंट का लिखता है GOVERNMENT, एन साइलेंट है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट लोगों को सरकारी भूमि पर वन लगाने के लिए उत्साहित करती है, ठीक है, उत्साहित करती है, ठीक है। तीसरा, उसके बाद में अगला क्या आ जाएगा, फार्म वानिकी। फार्म वानिकी क्या होता है, तो फार्म वानिकी होता है कि वैसा वानिकी जो कमर्शियल यूज के लिए किया जाता हो, ठीक है, जैसे लौंग का पौधा, तुलसी का पौधा, दवा वगैरह बनाने के लिए वह वन लगाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यह कहलाता है आपका फार्म वानिकी, ठीक है। और मान के चलिए अफीम का जो खेती कर रहे थे तो कृषि में आ जाएगा, वानिकी अलग है। दवा के लिए कमर्शियल यूज के लिए जो वन लगाए जाते हैं ना, वह क्या कहलाता है आपका फार्म वानिकी, ठीक है। कमर्शियल यूज के लिए जो लगाए जाते हैं, कमर्शियल यूज के लिए जो वन लगाए जाते हैं, कोई कोई तो ऐसा छाटल होता है कि कमर्शियल भी पता नहीं है जी, दवा वगैरह बनाने के लिए, उद्योग में यूज के लिए, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में पेपर बनाने के लिए, कमर्शियल यूज के लिए जो वन का प्रयोग होता है, कमर्शियल यूज के लिए जो वन लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो कि ताकि पता चलेगा, मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर एडवाइज टू मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि समय पे दवा लो, मेडिसिन हो गया। उसके बाद में उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग ETC, ठीक है। अच्छा, यह फार्म वानिकी हो गया। उसके बाद में चौथा लिख लो, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या होता है, वन खत्म हो जाएगा। कृषि वानिकी होता है कि कृषि के साथ साथ वन को भी लगाए, उसी को बोला जाता है कृषि वानिकी, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है ना, जैसे ही पेड़ पौधा लगेगा कि नहीं तो प्रदूषण कम हो जाएगा, और प्रदूषण जब कम हो जाएगा ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण वन लगाने से खत्म होती है, जिसको ग्रीन मफलर बोला जाता है, ठीक है। लिखें, कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ वन लगाना, कृषि के साथ साथ वन लगाना क्या कहलाता है, कृषि वानिकी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, यहां पर लिखे, उसके बाद मिटा देंगे सब, नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा कि क्या लिखिएगा कि वन लगाने से यदि ध्वनि प्रदूषण कम हो जाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन मफलर बोला जाता है, ठीक है। वन लगाने से साउंड पोल्यूशन, वन लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम होती है, जिसे ग्रीन मफलर बोला जाता है, ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, सीधे सवाल पूछेगा, तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है ना वह ध्वनि प्रदूषण से। सवाल आई हुई है इसीलिए हमारे दिमाग में आया, हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वन क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो गया। तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है तो बेहतर होगा कि आप जो है समझ रहे हैं, आशा करते हैं कि इतना तो समझ में आई होगी, ठीक है। कृषि वानिकी, फार्म वानिकी सब समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप, कृषि। अब कृषि का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कृषि के बाद कहानी हो जाएगा आपका आज की क्लास का समाप्त, और कल वाला क्लास में बहुउद्देशीय परियोजना बताएंगे बांध वगैरह के बारे में, और देखना कितना अच्छा से याद करा देंगे, कोई बिना टेंशन के।
बांध के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए आप कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से सीधा सवाल पूछता है ना जी इकोनॉमिक्स में कि बताओ किस सेक्टर का है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है कि टर्शियरी है कि सेकेंडरी है, ठीक है। 4 सेक्टर भी होता है और 5 सेक्टर भी होता है, इसे तो तीनों को देखता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। इसके अलावा भी होता है आपका 4 और 5 में। 4 और 5 में जनरली नहीं बताता है किताब, लेकिन बताएंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, कृषि एग्रीकल्चर। कृषि, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि है क्या? तो सुनो, पेड़ पौधों को लगाना ही कृषि कहलाता है, फसल को लगाना कृषि कहलाता है। और फसल क्या होता है? सेम प्लांट्स आर कल्टीवेटेड ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है, ग्रोन और कल्टीवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप होता है, ठीक है। मतलब कि पेड़ पौधा, छोटे छोटे जो वन जो है ना पौधे लगाना बहुत बड़े पैमानों पर ही क्या कहलाता है? फसल कहलाता है, ठीक है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर डिफिनेशन पूछेगा? कृषि, कृषि का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे को लगाना, ठीक है, पेड़ पौधों लिखो। फसल लगाना, फसल लगाना क्या होता है? यह कृषि होता है। और पहले के सवाल छपता है यह किस सेक्टर का है जी? तो यह प्राइमरी सेक्टर का है, प्राथमिकी सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। जितना नेचर से संबंधित है ना वह किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इकोनॉमिक्स में बताएंगे, शायद से एक लेक्चर हमने इकोनॉमिक्स पर कर रखे हैं। प्राइमरी सेक्टर का क्या है यह आपका है, इकोनॉमिक्स में बताना है। प्राइमरी सेक्टर किससे संबंध है? तो नेचर से जो भी संबंध है ना वह क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और इससे गेहूं निकल जाएगा, आटा बन जाएगी, तो यह कहलाएगा क्या? द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और यही जो है ना चला जाएगा आपका बिस्किट बन जाएगा, तो यह कहलाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, बताएंगे इकोनॉमिक्स में। तो पेड़ पौधों को फसल लगाना, भारत की जनता जो है ना 65% इसी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। भारत की जनता, भारत के लोग 65% कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी जो है ना वह कृषि में ही देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है ना इसी में प्रचंड बेरोजगारी आता है, छिपी बेरोजगारी जो है ना वह कृषि में ही है, पता ही नहीं चलता है। मान के चलो कि 10 व्यक्ति है किसी फैमिली में और 10 मिलकर के खेती कर रहा है। खेती हम एग्जाम्पल में लेते हैं क्या कि 2 बीघा जो है ना खेत, बीघा समझते हो? 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 2 बीघा जो है ना खेत कर रहा है 10 व्यक्ति, गेहूं का फसल लगाया और किसी एक का ज्वाइनिंग आ जाता है, ठीक है, एसएससी में ज्वाइन कर गया, तो 10 गो में से बचा कितना? 1 व्यक्ति, तो एगो तो चला गया और बचा 9 गो, 9 भी वही खेती कर रहा है 2 बीघा, तो एगो कर क्या रहा था जी? बताओ। तो यही तो है आपका प्रचंड बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है? कृषि वाला में, ठीक है। पता ही नहीं चला कि वो कर रहा था, वो चल भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा काम पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कृषि में ही देखने को मिलती है। बाबूजी यदि किसान है तो कबो नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा किसान बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छिपी बेरोजगारी है। और 65% जनसंख्या जो है ना भारत की, लोग 65% इसी पर निर्भर है, जबकि जो है ना 18% ही होता है। 65% निर्भर है और इससे इनकम 18%, समझ रहे हो? भारत के लोग 65% कृषि पर निर्भर है, जबकि लिखो इसी में, जबकि आय 18% ही होती है, 18% होती है। कृषि के देखो कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया आपका मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होता है? इसमें बेनिफिट होता है। मिश्रित खेती में जो है वह बेनिफिट हुआ, कैसे हुआ बेनिफिट? तो यहां पर जो है ना फसल के साथ साथ कोई अन्य खेती भी किया जाता है, उसी को बोला जाता है मिश्रित खेती। जैसे धान का फसल लगा दो और उसमें पानी है, तो धान में तो पानी हरदम रहती है, ठीक है, और तुम क्या करो? बत्तख पाल लो, तो बत्तख क्या है? धान में आपका चरेगा, जो भी इंसेक्ट वगैरह होगा उसको खत्म कर देगा, और जो उसके टट्टी होंगे वह नीचे आएगा तो खाद यूरिया बना देगा, तो धान भी लहलहाएगा और बत्तख का भी पालन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे मिश्रित खेती। धान से भी बेनिफिट होगा और उसके बाद में बत्तख से भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वैसा खेती 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाए जाते हो, एक साथ उगाए जाते हो, उसी को बोला जाता है मिश्रित खेती, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, गेहूं के साथ सरसों, ठीक है,
गेहूं में देखोगे ना तो कोई कोई क्या करता है, हल्का सरसों मार देता है। तो गेहूं के फसल से क्या होता है, गेहूं का फसल छोटा होता है, सरसों का थोड़ा सा बड़ा होता है गेहूं से, ठीक है, ऐसा नहीं कि पेड़ जैसा होता है। तो गेहूं को कोई जो है वह इफेक्ट नहीं कर पाया और सरसों भी हो गई उसी जमीन में, तो इसीलिए जो है ना सरसों को क्या कर दिया, किसान डाल दिया। इस खेती को हम लोग बोलेंगे मिश्रित खेती, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, यह पहला हो गया धान के साथ बत्तख पालन, धान प्लस बत्तख, यह क्या है आपका मिश्रित खेती है, ठीक है। इसमें बेनिफिट देखने को मिलती है, फायदा होता है। अब एगो फसल रहता है तो आश्रित हम एगो पर रहते, साथ में दूसरा का भी तो है। उसके बाद में मिश्रित खेती के बाद जीवन निर्वहन खेती, जीवन निर्वहन खेती, जीवन निर्वहन खेती। और हमारे ख्याल से जो है ना 65% में जो है 40% लोग जो है ना वह जीवन निर्वहन खेती करते हैं, ठीक है। 1 बीघा खेती किया, उसके बाद में गेहूं हुई, आराम से 1 साल के लिए स्टॉक कर दिया कि अब 1 साल तक जो है ना हमको क्या करना पड़ेगा, अनाज नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह के खेती को बोला जाता है जीवन निर्वहन खेती, ठीक है। फिर 1 साल बाद हम खेती करेंगे, आराम से जीवन निर्वाह हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अपना व्यापार करने के लिए नहीं, अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए जो खेती किया जाता है उसी को बोलते हैं जीवन निर्वहन खेती। और मैक्सिमम किसान जो है ना वह जीवन निर्वहन खेती करते हैं। 65% में से 35 से 40% जो है ना वह जीवन निर्वहन खेती करते हैं। यहाँ पर कोई फायदा नहीं, केवल फैमिली को चलना, ठीक है, फैमिली को खिलाना। तो वैसा खेती जो व्यापार के लिए ना हो करके, व्यापार के लिए न करके जीवन व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है, जीवन व्यतीत के लिए करते हैं, जीवन व्यतीत के लिए करते हैं, उसी को बोला जाता है जीवन निर्वहन खेती, ठीक है। तीसरा का, इसमें कौन आ जाएगा जी, सब फसल आ जाएगा, गेहूं जौ बाजरा मक्का सब लिख दो। यदि कम मात्रा में बोल रहे हो तो वही तो जीवन निर्वहन खेती। अब किसान हो, जब मालूम चल लिया, जब घुंघरू बांधिए लिए तो फिर नाचने में शर्म कैसा। अब मान के चलो नचनिया जो ऑर्केस्ट्रा पर नाच रही है ट्रोली पर, तो अब वो सोचेगा कि ट्रोली टूट जाए तो क्या होगा, टूट जाए तो, ठीक है। अब वह लाज करेगी तो शर्म किस बात की, जब हम घुंघरू बांध लिए तो फिर अच्छा से नाचेंगे। अब जब किसान बनिए गए तो क्या करेंगे, अच्छा से फसल करेंगे, जीवन निर्वाह करने के लिए क्यों करेंगे। यदि हम टीचर बनिए गए तो एकदम मन से पढ़ाएंगे, रीड अटेंटिवली, मस्ट सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, बिकॉज हार्ड लेबर, ठीक है, मस्ट सक्सेस इन लाइफ, हार्ड लेबर करिए सफलता अवश्य मिलेगी, मन लगा करके पढ़िए सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो जब टीचर बन गए तो उद्देश्य क्या है, केवल पढ़ाना, ठीक है। वही बात तो बोल रहे हैं कि जीवन निर्वहन खेती हम क्यों करेंगे, यहाँ पर ट्रक फार्मिंग करेंगे, बड़े बड़े उद्योग में भेजेंगे अपना फसल, ठीक है। चलो बताते हैं जीवन निर्वहन खेती के बाद अगला ड्रॉप फार्मिंग। ड्रॉप फार्मिंग क्या होता है, तो ड्रॉप फार्मिंग कहने का मतलब होता है ना कि इसमें पानी बूंद बूंद करके कृषि मतलब खेत में डाला जाता है, उसी को बोलते हैं ड्रॉप फार्मिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में फूल का पौधा, किसान जो है ना फूल लगाते हैं, गेंदा का फूल, सूर्यमुखी का फूल, ठीक है, रोज का फूल, यह सब क्या होते हैं, खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, ड्रॉप फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें पानी जो है ना ऐसे नहीं कि पटा दिया, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, पौधों को समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में इरिगेशन। ड्रॉप फार्मिंग, तो ड्रॉप फार्मिंग क्या होता है, ड्रॉप फार्मिंग होता है कि इसमें फसल को पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है, ठीक है। पहले था आपका ट्रेडिशनल मेथड था और एक मॉडर्न मेथड था, अभी हम सिंचाई में बताएंगे इरिगेशन में। इसमें पानी फसल को बूंद बूंद करके दिया जाता है, बूंद बूंद करके दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रॉप फार्मिंग। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, तो फूल के पौधा मतलब कि फूल की खेती, फूल की खेती हो गया, या किस में आएगा, तो ड्रॉप फार्मिंग आ जाएगा। पूछ देगा कि गेहूं, उसके बाद में बाजरा, मक्का और फूल निम्न में से कौन अलग है, तो बता देना कि फूल जो है ना वह अलग है। रीजनिंग का सवाल है, क्यों अलग है, कि वो ड्रॉप फार्मिंग है, जबकि दूसरा का जो है ना या तो मिश्रित होगा नहीं तो जीवन निर्वहन होगा, ठीक है। और चौथा लिख लीजिए ट्रक फार्मिंग। खेती भी कई तरह के हो गए ना, ऐसा नहीं कि खाली खेती। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग क्या होता है, तो ट्रक फार्मिंग होता है कि वैसा कृषि जो बड़े उद्योगों के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है। यहाँ पर माल जो है ना, गेहूं आप लगाए तो गेहूं आप बेचिएगा ट्रक बाई ट्रक, मतलब कि ट्रक के द्वारा बेचिएगा, ठीक है। 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक जितना आपको चाहिए ले जाइए। तो यह जो है ना खेती, ट्रक फार्मिंग का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार करना। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है ना
वह व्यापार करना होता है, व्यापार करना। यहां पर क्या है, फसल मात्रा बहुत अधिक, फसल उगाने की कैपेबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा। समझ में आई बात। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, फसल जो है ना वह किया जाता है 100 बीघा 200 बीघा में खेती की जाती है, इसी को बोला जाता है ट्रक फार्मिंग। और बहुत कम मात्रा में खेती किया जाए उसको बोला जाता है जीवन निर्वहन खेती। ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट के लिए किया जाए तो उसको मिश्रित खेती, और फूल की खेती किया जाए तो उसको बोलते हैं ड्रॉप फार्मिंग। समझ में आ रही है बात। अब फार्मिंग के बाद आता है फसल। किसान तो खेती किया, लेकिन अब फसल में भी आता है, 3 तरह के फसल होते हैं। एक होता है रबी क्रॉप्स, दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स, और तीसरा होता है आपका जायद क्रॉप्स। ठीक है, सवाल पूछता है ना जी, दे देगा कि बताओ मूंगफली जो है ना वह कौन सा क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप्स है कि रबी क्रॉप्स है कि इनमें से कोई नहीं है, इस तरह से सवाल पूछता है। तो फसल क्या है, बहुत बड़े पैमानों पर पौधों को लगाना, वही क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। एक प्रकार के पौधों को बहुत बड़े पैमानों पर लगाना फसल कहलाता है। ठीक है, द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन और कल्टीवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, बट इन दिस क्लास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। ठीक है, चलिए हिंदी में बताए, ज्यादा इंग्लिश पूछ ली, बता दिए। देसी मुर्गी बिलायती बोल। फसल क्या होता है, यह 3 तरह के होता है। ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका कौन सा, जायद क्रॉप्स, जायद फसल। जायद फसल क्या है, तो वैसा फसल जो अप्रैल मई के महीने में बोया जाता है, अप्रैल में बोया जाता है, मई में काट लिया जाता है, मई में तोड़ लिया जाए। जैसे कि आपका खीरा हो गया, उसके बाद में चुकंदर हो गया, यह सब कैसा फसल है, तो यह सब जो है ना आपका जायद क्रॉप्स है। ठीक है, यह सब कैसा फसल, तो जायद क्रॉप्स लिखो। जायद क्रॉप्स वैसा फसल जो अप्रैल में बोया जाए, अप्रैल में बोया जाता है एवं मई में काट लिया जाए, मई में काट लिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया खीरा, चुकंदर, कुकुम्बर, और इसको बीटर गॉड करेला तो होता है जी। खीरा को होता है कुकुम्बर और चुकंदर को क्या होता है, अर्थ बीट। बोलो, खीरा चुकंदर, गुड इंग्लिश पढ़ के आए हुए हैं ना। खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, ककरी, खखरी बोलते हैं कि ककरी बोलते हैं, ककरी होता है जी, ETC। यह जायद क्रॉप्स हो गया। उसके बाद में दूसरा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स महीना याद रखना है जी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वैसा फसल जो है ऋतु सीजन में, मतलब कि रेनी सीजन में बोया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, खरीफ क्रॉप्स, और विंटर सीजन में काट लिया जाता है, तब तो दिक्कतें हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि यह जो है ना जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। बोया जाता है कब, जून से जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो गया, सूर्यमुखी का पौधा, सूर्यमुखी, धान हो गया, उसके बाद में अरहर हो गया, अरहर दाल। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी या बरहर मोदी। ठीक है, सोयाबीन हो गया, सूर्यमुखी हो गया, धान हो गया, अरहर दाल, उसके बाद में मूंग दाल। ठीक है, मूंग दाल हो गया, सोयाबीन, सूर्यमुखी, धान हो गया, अरहर हो गया, मूंग दाल हो गया, और क्या लिखोगे, ETC कर दो। यह सब क्या है, मक्का हो जाएगा जी। मक्का किस में आता है, सवाल आया हुआ है जी। मक्का यह किस में आएगा, खरीफ क्रॉप्स में आएगा। उसके बाद में खरीफ क्रॉप्स के बाद रबी क्रॉप्स, कहाँ लिखे, यहां पर लिखता हूं, रबी क्रॉप्स, रबी फसल। रबी फसल क्या हो जाएगा, वैसा फसल जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, सालों भर खेती हुई। रबी क्रॉप्स वैसा फसल जो नवंबर से दिसंबर
देख रहे हैं अक्टूबर तक हम यहाँ काट लिए, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर दिसंबर में बो रहे हैं। अच्छा, खेती में एक फसल काटने के बाद जो है ना 1 महीना का गैपिंग दिया जाता है। क्यों गैपिंग दिया जाता है? इसलिए जो है ना गैपिंग दिया जाता है कि उसकी फर्टिलाइजर शक्ति जो है ना वह बना रहे। ठीक है, फसल कर लिए, खेती कर लिए, अब खेती करने के बाद खेत को क्या करिए, कल्टीवेट करा दीजिए। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है जी? टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज कल्टीवेशन, अर्थात सीधा सी बात बोलो ना, खेत को जोतवाना, वही क्या कहलाता है? कल्टीवेशन कहलाता है। ठीक है, तो जोतवा करके खेत को 1 महीना तक क्या करिए, छोड़ दीजिए, जिससे फर्टिलाइजर शक्ति जो है ना वह क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, चलिए, वैसा फसल जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च से अप्रैल में क्या होता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या? आपका रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल पूछता है जी कि बताओ इसमें से कौन कौन एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स का है? तो गेहूं, उसमें गेहूं लिखा का गया है जी ना, हो सोयाबीन, सूर्यमुखी, धान, अरहर दाल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, गेहूं होगा रबी क्रॉप्स। उसके बाद में सरसों होगा रबी क्रॉप्स, तीसी होगा रबी क्रॉप्स, अलसी होगा रबी क्रॉप्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चना होगा रबी क्रॉप्स, चना पूछा हुआ सवाल है जी। चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, तीसी हो गया, अलसी हो गया, ईटीसी। यह सब कैसा फसल है? तो यह सब जो है ना रबी क्रॉप्स है। ठीक है, चलिए अब फसल के बारे में बताता हूं और इन डिटेल कि सर्वाधिक जो है ना गन्ना किस राज्य में होता है। यह सब भी जो है ना आपका उद्योग के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए मिटा दें। तो उद्योग के लिए किया गया खेती, उद्योग के लिए किया गया खेती में क्या क्या आ जाएगा? गन्ना हो जाएगा, उसके बाद में कॉफी हो जाएगा, चाय पत्ती हो जाएगा, कपास हो जाएगा। यह सब कैसा फसल है? तो यह सब फसल जो है ना वह पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या? नगदी फसल। हेडिंग लगा लीजिए, पैसा कमाने के लिए लगाया गया फसल को नगदी फसल। हेडिंग लगाओ नगदी फसल। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो है इससे बाहर ना जाएगी। नगदी फसल, नगदी फसल वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, वैसा फसल जिसका उद्देश्य पैसा कमाना हो, पैसा कमाना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नगदी फसल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो गन्ना। ठीक है, उसके बाद में गन्ना के बाद कॉफी, चाय पत्ती, कपास। ठीक है, उसके बाद में जूट, बोरा इसी से बनाया जाता है जी, सुतरी वाला बोरा, जूट, ईटीसी। यह सब कैसा फसल है? तो यह सब जो है ना आपका नगदी फसल है। नोट में बात लिख लो कि सर्वाधिक गन्ना जो है ना वह किस राज्य में होता है भारत का? तो उत्तर प्रदेश में जो है ना सर्वाधिक गन्ना होता है। सवाल आई हुआ है जी। ठीक है, यह केबीसी में सवाल पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में जो है ना सर्वाधिक गन्ना होता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ना उपज कहां पर? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में पहिल का सर्वाधिक जो है ना चीनी की खपत कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। भले ही गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी उपज, सर्वाधिक चीनी की मात्रा, शुगर, चीनी की मात्रा महाराष्ट्र। नहीं मार दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक चीनी की मात्रा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जबकि सर्वाधिक गन्ना जो है ना उत्तर प्रदेश में होता है। ऐसा नहीं कि चीनी भी उत्तर प्रदेश में, नहीं, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक चीनी जो है ना वह महाराष्ट्र है। तीसरा लिख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी जो है ना वह कहां पर होता है? ब्राजील। सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है ना गन्ना जो है उपज होता है ब्राजील में, और चीनी का कटोरा जो है ना वह क्यूबा को कहा जाता है। लिखो सर्वाधिक गन्ना की उत्पादन जो है ना दुनिया में, लिखो दुनिया में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहां पर होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वह होता है ब्राजील में। ब्राजीलिया राजधानी। दुनिया में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राजील में होता है। और क्या लिखोगे? सर्वाधिक चीनी जो है ना
और दुनिया में सर्वाधिक चीनी, दुनिया में सर्वाधिक चीनी, चीनी कहां पर? तो सर्वाधिक चीनी जो है वह हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? तो क्यूबा को। तो किस देश को जो है ना वह चीनी को कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है क्यूबा को। उसके बाद में पांचवा, सबसे ज्यादा जो है ना आपका चाय पत्ती कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा चाय पत्ती जो है ना वह असम में उगाए जाते हैं, और दूसरा स्थान जो है ना आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, लिखो सर्वाधिक चाय पत्ती का उपज, सर्वाधिक चाय पत्ती की उपज कहां पर? तो यह असम, असम हो गया। उसके बाद में असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, सिक्किम का गैंगटोक होता है। सर्वाधिक चाय पत्ती की उपज असम हो गया, यह फर्स्ट हो गया। और सेकंड में कौन आ जाएगा? तो आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यह हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद में छठा और क्या लिखोगे? सर्वाधिक जो है ना कॉफी का उत्पादन, कॉफी बोले तो कहवा। अच्छा, चाय पत्ती में क्या होता है जी? चाय पत्ती में थीन होता है, थीन एवेलेबल, थीन क्या होता है? उपलब्ध होता है। और थीन करता क्या है? यह जो है ना थकावट दूर करता है, थकावट दूर करता है क्या? चाय पत्ती। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक जो है ना कॉफी, सर्वाधिक कॉफी की उपज, कॉफी की उपज, कॉफी को कहवा भी बोला जाता है। यह कहां पर होता है? कर्नाटक, बाबा बुदान की पहाड़ी। लिखो कर्नाटक कहां पर? तो बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पर? तो कर्नाटक। और यहीं पर क्या होता है? सर्वाधिक कॉफी होता है। सातवां लिखो सर्वाधिक जो है ना वह कपास कहां पर? तो यह गुजरात में। ठीक है, और दूसरा का महाराष्ट्र। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। सर्वाधिक, सर्वाधिक कपास। अच्छा, चाय की प्राप्ति जो है ना वह कच्चे होती है, पत्ती से होता है। और कॉफी की प्राप्ति जो है ना, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। लिखो कैफीन पाया जाता है, और यह करता क्या है? नींद को कम कर देता है। ठीक है, कॉफी की प्राप्ति जो है बीज से होता है। ठीक है, सर्वाधिक कपास की उपज कहां पर? तो गुजरात। और सेकंड में कौन हो जाएगा? यह फर्स्ट हो गया। और सेकंड राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कपास को क्या बोला जाता है? सफेद सोना बोला जाता है, सफेद सोना। इसका खासियत है ना कि कपास में 20 दिनों तक क्या करना चाहिए? वर्षा 20 दिनों तक जो है ना इसको धूप लगते रहना चाहिए। कपास की खेती के लिए मिट्टी जो है ना आपका कौन सा चाहिए? तो काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को बोलते हैं क्या? रेंगुर मिट्टी। ठीक है, जबकि जलोद मिट्टी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। और यह दो तरह के था, खादर था और दूसरा बांगर था। ठीक है, कॉप होता है और दूसरा कछारी होता है। यही ना बात बताए थे, बोलिए। चलो, तो सर्वाधिक कपास की उपज गुजरात फर्स्ट में, और महाराष्ट्र जो है सेकंड पर। सफेद सोना जो है वह कपास को कहा जाता है। इसकी प्राप्ति जो है ना वह बीज से होता है। प्राप्ति किससे होता है? तो प्राप्ति मेरे दोस्त बीज से होता है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है। उसके बाद में आठवां लिख लो, कपास के बाद जूट जो है ना सर्वाधिक कहां बोया जाता है? पश्चिम बंगाल। लिखो सर्वाधिक जूट की प्राप्ति तना से होता है। सर्वाधिक जूट की उपज, जूट की उपज कहां पर? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इससे क्या होता है? जूट की प्राप्ति जो है ना इसकी प्राप्ति होता है तना से। सवाल कुछ पूछता है जी तना से, इससे बनाया क्या जाता है? बोरा बनाया जाता है। बोरा हो गया सुतरी का निर्माण। ठीक है, किससे होता है? जूट से होता है। और अब बताना है ना कि जनरली जो है ना कौन कौन फसल जो है ना सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ को जो है ना वह धान का कटोरा कहा जाता है। नोट में बात लिखोगे? लिख लो, नोट में लिखते जाइए। धान का कटोरा वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। लिखो धान का कटोरा, धान नहीं है जी, हम धान बोल रहे हैं, पैडी। धान की कटोरा वाला राज्य, वाला राज्य कौन हो गया आपका? तो छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। चावल में जो है ना कौन सा विटामिन पाया जाता है? चावल में विटामिन ए। जबकि गोल्डन राइस में जो है ना
गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन बी, ठीक है। चावल में विटामिन ए, जबकि गोल्डन राइस में विटामिन बी पाया जाता है। धान की कटोरा वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा का लिख लो, सर्वाधिक जो है ना गेहूं कहां पर उपजाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं जो है ना वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और उसके बाद जौ भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपजाया जाता है। जबकि कम भूमि पर सर्वाधिक गेहूं जो है ना वह पंजाब में उगाया जाता है। लिखो, सर्वाधिक गेहूं गेहूं की उपज कहां पर? तो उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जो है ना जौ का सर्वाधिक उपज जो है ना वह कहां पर? उत्तर प्रदेश ही, ठीक है। और नोट में यहां बात लिखना है कि कम भूमि पर सर्वाधिक गेहूं कहां उगाए जाते हैं? पंजाब में। कम भूमि पर सर्वाधिक गेहूं पंजाब में उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है, ठीक है। मिटा रहे यह वाला। उसके बाद मध्य प्रदेश में अरहर दाल, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद में यह खत्म कर देंगे। मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जो है वह कल बताएंगे सिंचाई के लिए। चलिए समझते चलिएगा। समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इतना बात जान रहे हैं तो सवाल जो है ना इससे बाहर का नहीं जाएगा। जान रहे तो बधाई हो, और नहीं जान रहे हैं तो जानने का प्रयास कीजिए, और क्या बोलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, बाजरा जो है राजस्थान, दाल एवं सोयाबीन लिख लो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाजरा जो है ना जहां का जमीन पड़ेगा बंजर वहां का होगा बाजरा। सर्वाधिक बाजरा जो है ना कहां? राजस्थान, जमीन है बंजर, तो बाजरा हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिखो दाल एवं सोयाबीन। दाल एवं सोयाबीन बोले तो थे जी अभी। दाल एवं सोयाबीन कहां पर? यह मध्य प्रदेश, ठीक है। रबर सर्वाधिक कहां पर होगा? केरल। और बिहार में क्या हो जाएगा? लीची, केरल। समझ में आई बात है। रबर को जो है ना टाइट करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, जिसको वल्नीकरण किया जाता है। इसमें टाइट, इसको मजबूत बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का प्रयोग किया जाता है, जिसे वल्नीकरण कहते हैं, समझ में आई बात। रबर केरल में। और नोट में बात डाल करके लिख लो कि जन्मभूमि जो है ना, फसल की जन्मभूमि सबसे पहले जो है ना वह फसल कहां उगाया गया था? धान। कहां पर? इंडोचीन हो गया। दूसरा का गेहूं, और उसके बाद में जौ। कहां पर? यह आपका मध्य अमेरिका। तीसरा लिख लीजिए, मध्य अमेरिका हो गया। आप लिख लो बाजरा, अफ्रीका। बाजरा यह क्या हो जाएगा? अफ्रीका। और जौ के साथ साथ यहां पर एक और लिखो ना, मक्का। यह सबका आपका मध्य अमेरिका। बाजरा अफ्रीका। उसके बाद में केसर, और केसर हो गया काजू। यह सब सबसे पहले कहां? जम्मू एवं कश्मीर। केसर, काजू, ठीक है। यह सबसे पहले कहां? तो जम्मू एवं कश्मीर। और चौथा लाल मिर्च, केरल। मसाला जो है ना केरल, इसीलिए इसको मसालों का राज्य बोलते हैं। मसालों का राज्य बोलते हैं किसको? तो मसालों का राज्य बोलते हैं। उसके बाद में यहां और लिखोगे
5वां हो गया। छठा लिख लो तंबाकू। तंबाकू कहां पर? तो आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तंबाकू कहां पर उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। यह क्या है जी? नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है क्या आपका? निकोटीन। उसके बाद में अगला आ जाएगा क्या आपका? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है ना, इसका सबसे पहला बात है कि इसका जनक कौन है? तो इसका जनक जो है ना वह आपका, आवाज ठीक ठाक जा रही है, इसका जनक नॉर्मन बोरलो। और उसके बाद में भारत में इसका जनक जो है ना एस स्वामीनाथन। लिखो जनक, जनक जो है वह नॉर्मन बोरलो। बोरलो। भारत में एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन। ठीक है, समझ में आ रही बात? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलो, भारत में एस स्वामीनाथन। इसमें सबसे ज्यादा पैदावार जो है ना पैदावार फसल जो है ना कौन सा था? तो गेहूं। ठीक है, बीज कौन सा लगाया गया था? बीज HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है, इस तरह के क्या किया था? बीज का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में अगला आ जाएगा सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? पौधों को समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा? यह सिंचाई कहां से होती है? ठीक है, सोर्स, इसी को इरिगेशन बोला जाता है। सोर्स जो है ना कहां से? तो कुआं से, तालाब से, नहर से, नलकूप से, इसी से क्या होता है? सिंचाई किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना मल्टी प्रोजेक्ट भी लाया गया, बांध बनाया गया। तो यह कहानी जो है ना वह कल के क्लास में कराएंगे। तो बताइए जो है आपको क्लास कैसा लगा? हम जो है अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं। ठीक है, यदि इतना बात जान रहे हैं तो बधाई हो, और नहीं जान रहे हैं तो जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और लक्ष्य एक ही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और लक्ष्य एक ही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी? खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।